सो हेलो एवरीवन एंड स्वागत है आप सबका आज के हमारे एक और नए वीडियो में। आज का वीडियो मेरा होने वाला है क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर नंबर 1 शॉर्ट रिवीजन। हमारा चैप्टर नंबर 1 बिजनेस स्टडीज़ का है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। हम इसी एक 1 शॉर्ट रिवीजन में नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट इसकी सारे टॉपिक्स को डिटेल्ड में जानेंगे। ऑब्वियसली हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जानेंगे एज़ कम्पेयर टू रेगुलर लेक्चर्स। अगर आप इसको रेगुलर लेक्चर से करना चाहते हो तो मैं इसको ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुका हूँ 3 से 4 वीडियोज़ में, आधे घंटे की वीडियोज़ थी। बट इस वीडियो में आपके लिए एक रिवीजन होने वाले। अगर आप बहुत कम टाइम में बहुत अच्छे से डिटेल्ड में रिवीजन करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना नहीं भूलना है। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि एंड तक आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सारे के आंसर्स आपको पता चल जाएंगे आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो बिना और टाइम वेस्ट करे चलिए बढ़ते हैं हमारे इस वीडियो की ओर। और आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि फ्री ऑफ कॉस्ट अगर कोई चीज़ मिलती है तो आपको कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है। आप कहेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों है? क्योंकि उसके पीछे एक लॉजिक होता है। आपके लिए मैं इसको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ बट उसके बदले में मैं आपसे एक चीज़ लूँगा। वो चीज़ है आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। इसको लास्ट तक देखिए इस वीडियो को और लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी आपके साथ एग्ज़ाम देने वाले हैं, आपके जूनियर्स या फिर आपके सीनियर्स या फिर आपके साथ वाले जो भी क्लास 11th एंड 12th का एग्ज़ाम्स देने वाले हैं, उनको ये चैनल का लिंक भेजिए और कहिए सब्सक्राइब कर लो भाई। बिकॉज यहाँ पे 1 शॉर्ट रिवीजन क्लास 11th का भी आता है और क्लास 12th का भी। सारे चैप्टर्स को एक ही वीडियो में निपटाने वाला हूँ, हर एक चैप्टर को। सो चलिए बढ़ते हैं हमारे आज फर्स्ट टॉपिक की हो चुकी। टॉपिक नंबर 1 होने वाला है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट हमारा कहता क्या है कि सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो हमारा चैप्टर है मैनेजमेंट उसके बारे में क्या बेसिक्स होने वाले हैं। तो मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या होती है? मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। 5 चीज़ें आई हैं और यही 5 चीज़ें आगे चल के आपकी 5 चैप्टर्स भी बन जाती हैं। तो कौन कौन सी 5 चीज़ें हैं? प्लानिंग हो गई, ऑर्गेनाइजिंग हो गई, स्टाफिंग हो गई, डायरेक्टिंग हो गई, कंट्रोलिंग। अगेन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये आपकी 5 चीज़ें अगर आप डेफिनेशन में लिख दे रहे हो तो नंबर आपके नहीं कट होंगे। अब ये 5 चीज़ों को क्या करना क्या है? उसका कोई खा लेना है या फिर अचार डालना है? नहीं। इन 5 चीज़ों को कैसे यूज़ करना है? कंट्रोलिंग द रिसोर्सेज ऑफ एन एंटरप्राइजेस। अब इन 5 चीज़ों को इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे? रिसोर्सेज ऑफ एंटरप्राइजेस को एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली फॉर अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। यानी कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए इन 5 चीज़ों को अपने ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज पे अप्लाई करेंगे जिससे कि हमारा जो गोल है वो एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली अचीव हो पाए। यहाँ पे 2 लाइन के कीवर्ड हैं। कीवर्ड्स को अगर आप बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे तो आपको गारंटीड मार्क्स मिलने वाले हैं, मार्क्स नहीं कटेंगे। इसमें 2 तरह के कीवर्ड है। पहला है ये जो 5 प्रोसेसेस हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये हो गया एक कीवर्ड, मतलब है 5 वर्ड लेकिन ये पूरा एक कीवर्ड के अंदर आ जाता है। दूसरा है एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। अगर आप इन दोनों चीज़ों को लिख दे रहे हो तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। हाँ, ये भी लिखना ना भूलना कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स यानी कि हम किस लिए कर रहे हैं। ये तो हमारा एक बेसिक कॉमन सेंस वाली चीज़ हो गई कि ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा एक बार एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, शॉर्ट आंसर में आया हुआ था। आई थिंक 2017 या 18 में पूछा गया था। इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? इफेक्टिवनेस हमारा जो होता है वो राइट थिंग्स करना होता है, यानी कि हम सही चीज़ें कर रहे हो। वहीं पे एफिशिएंसी क्या हमारा कहता है कि डूइंग थिंग्स इन द राइट वे। यानी कि इफेक्टिवनेस सही चीज़ें करना, एफिशिएंसी चीज़ों को सही तरीके से करना। एक तरफ कह रहा है सही चीज़ें करो, एक तरफ कह रहा है चीज़ों को सही से करो, दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। इफेक्टिवनेस कंसर्न विद द एंड रिजल्ट, यानी कि जो हमारा इफेक्टिवनेस है कि क्या कहता है वो सही चीज़ें करो और हमारा जो इफेक्टिवनेस होता है वो एंड रिजल्ट यानी कि आखिरी में हमारा क्या रिजल्ट आ रहा है उस पर फोकस करता है। जबकि एफिशिएंसी होता है वो क्या करता है? डूइंग द टास्क करेक्टली एंड विद द मिनिमम कॉस्ट। यानी कि एफिशिएंसी जहाँ भी आती है हम अपने रिसोर्सेज को जितना कम हो सके उतना एफिशिएंटली यूज़ करें, यानी कि कम से कम यूज़ करें और जो हमारा रिजल्ट आने वाला है वो सही रिजल्ट आए और वो मतलब एफिशिएंट रिजल्ट हमें मिले। इफेक्टिवनेस एंड रिजल्ट पे मतलब फोकस करता है। एफिशिएंसी हमारा जो रिजल्ट का जो रास्ता है, सही तरीका है, उस पे फोकस करता है और कॉस्ट एफिशिएंसी दिखाता है, यानी कि मिनिमम कॉस्ट में हमारा काम हो जाना चाहिए।
इसको आप याद कर सकते हो, क्या पता आपसे दोबारा क्वेश्चन में पूछ सकता है, ये आपका प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब कैसे उसका बिहेवियर है, कैसे वो प्रोसेस करता है या प्रोग्राम करता है, फंक्शन करता है। सबसे पहला है हमारा गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है, हमारा गोल ओरिएंटेड है। जैसे कि हमने डेफिनेशन में ही पढ़ा कि हमने इन 5 चीज़ों को, प्रोसेस को इस्तेमाल करके हमारे जो चीज़ें हैं उसको एफिशिएंटली इफेक्टिवली यूज़ करते हैं फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। यानी कि हमारा जो मैनेजमेंट है वो गोल्स पे फोकस करता है और गोल ओरिएंटेड है। डायनेमिक है, डायनेमिक मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट हैज़ टू अडॉप्ट इटसेल्फ एंड इट्स गोल्स अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग नीड्स ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट। यानी कि हमारा जो मैनेजमेंट है, जैसे जैसे हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज होता रहता है, यानी कि मान लीजिए किसी आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर कर रहे हैं, तो उसका अगर डिमांड बढ़ने वाला है तो हम मैनेजमेंट जो हमारा है ऑर्गेनाइजेशन में उसको अलग तरीके से इस्तेमाल करेंगे। डिमांड किसी चीज़ का घटने वाला है तो उसमें मैनेजमेंट हमारा अलग हो जाएगा। यानी कि हमारे डिफरेंट जो बिजनेस इन्वायरमेंट जैसे जैसे चेंज होते रहते हैं, हमारा जो मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है वो भी हमारा उसी अकॉर्डिंगली चेंज होता रहता है। ये मैनेजमेंट हमारा एक इंटेंजिबल होता है। इंटेंजिबल यानी कि ये एक प्रोसेस है, किसी आदमी का नाम नहीं है कि भैया वो मैनेजमेंट बैठा जाओ 2 थप्पड़ मार के चले आओ कि हमारा सेल्स नहीं हुआ। ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो इंटेंजिबल मैनेजमेंट हमारा एक प्रोसेस है जो कि दिखता नहीं है, केवल मतलब वो कहते हैं ना, शब्दों में मत जाओ फीलिंग्स को समझो। ये वो वाली चीज़ है कि मैनेजमेंट शब्द एज अ इंटेंजिबल पर्सन नहीं है, यानी कि फिजिकली नहीं है, उसको हम केवल फील कर सकते हैं। ग्रुप एक्टिविटी यानी कि जो मैनेजमेंट होता है हमारा, एक अकेला पर्सन मैनेजमेंट नहीं कर सकता है। भले ही हम मैनेजमेंट की पोस्ट पे कहते हैं भैया वो तो मैनेजमेंट वाली पोस्ट पे है, लेकिन मैनेजमेंट जो प्रोसेस है उसको ग्रुप एक्टिविटी माना गया है। यानी कि कई लोग, ऑर्गेनाइजेशन के जितने लोग हैं सब साथ मिलकर उस चीज़ को परफॉर्म करते हैं। मल्टी डायमेंशनल है, यानी कि जो हमारा मैनेजमेंट है उसके 3 डायमेंशन है। मल्टी डायमेंशन मतलब कई डायमेंशन, उसके 3 डायमेंशन है। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। किसका? वर्क पीपल ऑपरेशन, वर्क पीपल ऑपरेशन, वर्क पीपल ऑपरेशन। आप भी मेरे साथ बोलते चाहिए, मैनेजमेंट ऑफ वर्क पीपल ऑपरेशन। ये 3 चीज़ें मल्टी डायमेंशनल होती है। ये सारे मैनेजमेंट की डायमेंशन है। ये मैनेजमेंट क्या करता है? मैनेजमेंट ऑफ वर्क करता है, यानी काम का मैनेजमेंट करता है, लोगों का मैनेजमेंट करता है, और जो हमारा ऑपरेशंस यानी कि जो हमारा बिजनेस में ऑपरेशंस हो रहे हैं उसका मैनेजमेंट करता है। तो ये हो गई हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे बता दूं कि अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच, बिकॉज बहुत लोग 1 ही मिनट में बंद करके चल देते हैं कि भैया ये बकवास कर रहा है, बिकॉज लास्ट तक बहुत कम ही लोग देखने वाले हैं। और वैसे भी अगर आप यहाँ देख रहे हो तो एक चीज़ है, ये जो आपको नोट्स दिख रही है ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाने वाली है। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यानी कि जो टाइटल लिखा है उस पर आप क्लिक करेंगे, एक बॉक्स खुलेगा, बॉक्स में सबसे ऊपर लिखा रहेगा फॉर हैंड रिटन नोट्स, वहाँ पर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। जिस दिन आप इस वीडियो को देख रहे हैं सेम उसी दिन उसी डेट पर आपको नोट्स अपलोडेड मिल जाएंगी। अगर आपको नोट्स ना मिले सर्च बार में जाइए, वहाँ पर डेट का कॉलम होता है, डेट सर्च करिए, जिस दिन का ये वीडियो है उसी दिन आपको नोट्स मिल जाने वाली है अपलोडेड। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक जो कि है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, यानी कि हम मैनेजमेंट क्यों परफॉर्म करेंगे। इसके 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं, सोशल, ऑर्गेनाइजेशनल, पर्सनल। सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? टू क्रिएट इकोनॉमिक वैल्यू एंड कंसिस्टेंटली फॉर वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ सोसाइटी। यानी कि हमें ऐसा काम करना है कि हम मल्टीपल वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सोसाइटी को टैकल कर पाएँ, उनके लिए हम इकोनॉमी की वैल्यू जनरेट कर पाएँ। ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स क्या होते हैं, मतलब ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स है, एक ही चीज़ हो गई। जो ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स है कि यानी कि हमें ग्रोथ करना है, हमें एक्सपेंशन करना है, हमें प्रॉफिट चाहिए, हमें क्या नाम से सर्वाइव करना है मार्केट में, ये सारे हमारे एक तरह से ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। यूटिलाइजिंग ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज टू मैक्सिमम पॉसिबल एडवांटेज which is to fulfill economic objective of a business, that is survival, profit and growth। अगर आप सर्वाइव करोगे तभी आप प्रॉफिट कमा पाओगे, अगर आप प्रॉफिट कमाओगे तभी आप ग्रोथ कर पाओगे। इसको ऐसे याद रखा करो। हमें जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? सर्वाइव करना है। सर्वाइव करेंगे तो क्या होगा? हमें प्रॉफिट होगा। अगर हम प्रॉफिट करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। ये इसको जो है ऐसे याद करा जाता है। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? रिकंसाइल पर्सनल गोल्स विद द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव सो एज टू मेंटेन हार्मनी इन द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, हमारे जो मैनेजर्स वगैरह हैं, हमारे जो सुपरवाइजर्स हैं, उन सारे उनके जो पर्सनल गोल्स हैं और हमारे जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं उनको एक तरह से करना कि सारे हार्मनी में वर्क कर पाएँ। अभी आप आगे चलेंगे तो एक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में ही एक हार्मनी करके प्रिंसिपल होता है। तो वो हमारा क्या कहता है कि अगर हमारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स अगर एक तरह, ये गलत इशारा हो गया, अगर ये मेल नहीं खाएंगे तो
आप कभी भी ग्रो नहीं कर पाएंगे। आपका जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं और जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं ये मेल खाने चाहिए। नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का क्या इंपॉर्टेंस होने वाले, मैनेजमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है, हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स, यानी कि हमारे जो ग्रुप के जो गोल्स हैं, सारे ग्रुप का पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, इनके गोल्स एक हो गए, तो यानी कि जो ग्रुप के सारे गोल्स हैं उनको अचीव करने में हेल्प करता है एक जो कॉमन गोल है। इंक्रीजेस एफिशिएंसी, एफिशिएंसी यानी कि रिड्यूसेस कॉस्ट, कॉस्ट हमारी कम होती है और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, कम पैसे में ज़्यादा काम। क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि हेल्प्स पीपल टू एडजस्ट विद द चेंजिंग इन्वायरमेंट। इससे क्या होता है, डायनेमिक इन्वायरमेंट बनाता है, यानी कि अगर मार्केट फ्लक्चुएट हो रहा है या फिर कोई भी बिजनेस इन्वायरमेंट में चेंजेस हो रहे हैं तो लोग उसको अडेप्ट कर पाते हैं और अपने आप को भी उस हिसाब से चेंज कर पाएंगे। हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, अगर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव हम कंप्लीट कर पा रहे हैं तो सीधी सी बात है हार्मनी के अकॉर्डिंग हम अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी कंप्लीट कर पाएंगे या फिर अचीव कर पाएंगे। हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, यानी कि सोसाइटी के डेवलपमेंट में कैसे हेल्प करेगा, प्रोवाइड्स गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट, यानी कि अगर एक कंपनी ग्रो कर रही है, एक्सपैंड कर रही है, प्रॉफिट कमा रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी, प्रॉफिट कमाएगी, और प्रॉफिट इसीलिए कमा रही है बिकॉज वो गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स को सप्लाई कर रही है हमारे कंज्यूमर के पास, तभी लोग उसके पास आ रहे हैं और वो प्रॉफिट कमा रहा है। अब टॉपिक नंबर 1 हमारा हो चुका है खत्म। टॉपिक नंबर 2 हमारा होने वाला है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के 3 तरीके के नेचर होते हैं, एक होता है मैनेजमेंट एज एन आर्ट, दूसरा होता है मैनेजमेंट एज एन साइंस, तीसरा होता है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। मैनेजमेंट हमारा क्या क्या है, मैनेजमेंट हमारा आर्ट भी है, हमारा साइंस भी है, हमारा प्रोफेशन भी है। ये आपको 3 चीज़ें सुन के आप कहीं भटक ना जाएं, तो इसलिए कह रहा हूँ कि पढ़ाई पर ध्यान देना है। नेचर ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट हमारी आर्ट क्यों है चलिए समझते हैं। आर्ट इज अ स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट्स। आर्ट हमारा क्या करता है, हमारे पास प्रीवियसली नॉलेज होती है, एक्सपीरियंस होता है, हम उसको एक्सपीरियंस को अप्लाई करते हैं, हमारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव जो भी हमारे गोल्स है वो अचीव हो जाते हैं। इट कैन बी एक्वायर्ड थ्रू स्टडी, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस, यानी कि हम इसको कैसे एक्वायर कर सकते हैं, कैसे सीख सकते हैं, हम उसके बारे में पढ़ सकते हैं, हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जैसे हमने देखा कि टाटा ने कोई ऐसे ईवी सेक्टर में अपनी गाड़ियाँ बनाई, उसको प्रमोट किया, उसी वजह से 2024 में सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो कार बिकी है नंबर 1 पे हमारी टाटा की पंच आने वाली है। मतलब नॉट ईवी, ऐसा नहीं कि सारी ईवी ही बिकी हैं, कुछ पेट्रोल डीजल मॉडल बिके हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके पास एक प्लस पॉइंट है। तो उसी चीज़ को देख करके हमारी जो अदर कार कंपनियां हैं वो चीज़ें सीख सकती हैं, ऑब्जर्व कर सकती हैं और उसी को अपने ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करें तो क्या पता वो भी बढ़ जाए। Since art is concerned with personal application of knowledge, some kind of ingenuity and creativity is required to practice the basic principles। यानी कि इसमें आर्ट में क्या होता है, हम अपनी पर्सनलाइज्ड नॉलेज दिखाते हैं। आप आर्ट में ये नहीं कह सकते कि जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारे कॉमेडियन है समय रैना, जैसे उनके जो हमारा उनका ह्यूमर है वो थोड़ा सा डार्क टाइप का है, थोड़ा जेंजीज के टाइप का उनका ह्यूमर है। और उसी तरीके से जो कपिल शर्मा सर हैं उनका भी जो ह्यूमर है वो थोड़ा सा फैमिली फ्रेंडली हो जाता है। ऑलवेज नहीं होता है कि हाँ हमेशा ही फैमिली फ्रेंडली हो, बट कहीं ना कहीं दोनों का ह्यूमर अलग होता है। तो आप कॉमेडियन दोनों हैं लेकिन उनकी आर्ट फॉर्म जो है वो सेम नहीं है, उन्होंने कहीं ना कहीं अपना पर्सनल जो तड़का है वो लगाया हुआ है। तो वही ये कहता है कि मैनेजमेंट आप सीख लो, ऑब्जर्व कर लो, बट अगर अपना क्रिएटिविटी नहीं लगाओगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। उसके बेसिक प्रिंसिपल्स कुछ आते हैं। फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट एज एन आर्ट के कहता है पर्सनलाइज एप्लीकेशन होता है और बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी होता है, एग्जिस्टिंग ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज होता है, इसको हम समझ चुके हैं। मैनेजमेंट इज एन आर्ट एज इट सेटिस्फाइज ऑल द फीचर्स ऑफ बीइंग एन आर्ट, यानी कि ये तीनों फीचर्स को मैनेजमेंट हमारा सेटिस्फाई कर देता है। मैनेजमेंट एज अ साइंस, साइंस क्या होता है, साइंस इज अ सिस्टमैटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज दैट एक्सप्लेन्स सर्टेन जनरल ट्रूथ्स और द ऑपरेशंस ऑफ जनरल लॉ। साइंस हमारा क्या करता है, हमारे कुछ प्रिंसिपल्स हैं, हमारे कुछ लॉज हैं जिनको आप पढ़ो, उसको अप्लाई करो, आपको रिजल्ट देखने को मिल जाता है। कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं, कुछ ट्रूथ्स होते हैं जनरल, जिसको अप्लाई करने से हमें हमारा रिजल्ट जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको हम अचीव इजिली कर सकते हैं। फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट एज अ साइंस क्या कहता है, सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। जी हाँ, मैनेजमेंट में एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है हमारा, उसमें प्रिंसिपल्स है, उसमें थ्योरीज है, उसमें डेफिनेशंस है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स, हाँ आगे आप जब आप पढ़ेंगे तो हमारे कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, तो वो क्या है, वो
प्रैक्टिकली बेस्ड है, यानी कि उनको एक्सपीरियंस मतलब एक्सपेरिमेंट किया गया, पहले उसको अप्लाई किया गया कि हाँ चलो देखते हैं कौन कौन सा प्रिंसिपल लग रहा है, उन प्रिंसिपल को अप्लाई किया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया, तभी उन प्रिंसिपल्स को बनाया गया। यूनिवर्सली वैलिडिटी, यानी कि हर जगह ये एप्लीकेबल होता है, यूनिवर्सली वैलिडिटी, हर लोग इसको वैलिडेट करते हैं। मैनेजमेंट इज एन इनैक्ट साइंस एज इट्स प्रिंसिपल्स हैव टू बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन, यानी कि इनैक्ट साइंस है। इनैक्ट साइंस बोले तो मतलब कि इसके जो प्रिंसिपल्स हैं उसको आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे एज इट इज़ नहीं अप्लाई कर सकते हो। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का जैसा स्ट्रक्चर है, जैसा बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज़ है, उस हिसाब से आप उसको चेंज करिए थोड़ा, तब आप उसको अप्लाई करिए, यानी कि सेम एज इट इज़ आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। इट इज़ अ सोशल साइंस एट इट डील्स विद ह्यूमन बींग्स, यानी कि अगर लोगों के साथ डील कर रहा है तो ये हमारा सोशल साइंस हो जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा जो है नेचर ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। हमने मैनेजमेंट एज अ आर्ट जान लिया, मैनेजमेंट एज अ साइंस जान लिया। अब जानते हैं मैनेजमेंट हमारा प्रोफेशन कैसे है। प्रोफेशन इज एन ऑक्यूपेशन विच इज रेगुलेटेड बाय अ लीगली रिकॉग्नाइज्ड बॉडी एंड रिक्वायर्स स्पेसिफिक और फॉर्मल क्वालिफिकेशन। हमारा जो मैनेजमेंट क्या होता है, हमारा जो हमारा प्रोफेशन होता है वो हमारा एक प्रकार का ऑक्यूपेशन होता है जो कि रेगुलेट किया जाता है एक हमारा लीगल बॉडी के द्वारा, लीगली रिकॉग्नाइज्ड बॉडी, और जिसमें हमारी कुछ स्पेसिफिक या फिर फॉर्मल क्वालिफिकेशंस चाहिए होती है। फॉर एग्जांपल आप कॉमर्स फील्ड में जो हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं उनका जो लीगली रिकॉग्नाइज्ड बॉडी कौन सी है, ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, वो हमारे एक तरह से एक प्रोफेशन हो जाता है। डॉक्टर हमारा एक प्रोफेशन हो जाता है। ये सारी चीज़ें आती है प्रोफेशन के अंडर में। तो मैनेजमेंट हमारा प्रोफेशन कैसे है, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, यानी कि वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज हमारा। प्रोफेशनल एसोसिएशन होता है हमारे मैनेजमेंट। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है, यानी कि हर लोग मैनेजमेंट में एंट्री नहीं ले सकते हैं। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है, यानी कि हमारा यहाँ पे एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट कैसे समझाएं कि जो हमारे रूल्स हैं, हमारे जो नियम्स हैं उसको फॉलो किया जाता है और कोई भी अपने से कुछ भी नहीं कर सकता। सर्विस मोटिव, यहाँ पे हमारा एक प्रकार का सर्विस मोटिव भी हो जाता है। मैनेजमेंट इज ऑन द पाथ ऑफ बिकमिंग अ प्रोफेशन बट नॉट अ फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन, यानी कि ये क्या कह रहा है कि भैया ये तो वही हो गया कि गर्म करके ठंडा छोड़ देना। आपने कहा कि मैनेजमेंट हमारा एक प्रोफेशन होता है, सारी चीज़ें होती है और कंडीशंस फुलफिल करता है, लेकिन हमारा जो मैनेजमेंट है वो फुल फ्लेज्ड, यानी कि पूरी तरीके से हमारा प्रोफेशन नहीं है, वो प्रोफेशन बनने की राह पे है, अभी वो बन रहा है, उस रास्ते पे चल रहा है, बना नहीं है। तो ये वो कहता है। इसी के साथ हमारा टॉपिक 3 भी हो जाता है, 2 भी हो जाता है ख़त्म। अब हम चलने वाले हमारा टॉपिक 3 जो कि होने वाला हमारा लेवल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। लेवल सबके निकलने वाले हैं और हम मैनेजमेंट का भी लेवल निकालेंगे। सबसे पहला है टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट कौन से होते हैं, जो सबसे ऊपर बैठे भैया, इनको कोई भी नीचे वाला आदमी डायरेक्टली जाके आप उनसे बात नहीं कर सकते हो, उसके लिए आपको 2-3 लोग पढ़ेंगे उनसे बात करने के लिए। आप ये टॉप लेवल मैनेजमेंट जो कि ऑर्गेनाइजेशन के सबसे ऊपर बैठे होते हैं, कौन कौन होते हैं, कंसिस्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, हमारे जो BOD होते हैं, चेयरमैन जो हमारे हो गए, मैनेजिंग डायरेक्टर्स हो गए, चीफ एग्जीक्यूटिव्स हो गए जैसे कि हमारे CEO होते हैं, CFO होते हैं, ये सारे हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट में आ जाते हैं। These top level managers are responsible for the welfare and survival of the organization, यानी कि ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कैसे काम वगैरह चलना चाहिए वो उसको देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन हमारा लॉन्ग टर्म में सर्वाइव कैसे करेगा ये उस बात पे ध्यान रखते हैं। मिडिल लेवल मैनेजमेंट, यानी कि इनके बीच वाला काम रहता है, ये ऊपर से भी बजाए जाते हैं, नीचे से भी बजाए जाते हैं, ये हमारे मिडिल क्लास लोगों की तरह हैं। कंसिस्ट ऑफ डिपार्टमेंटल हेड्स, एग्जाम्पल फाइनेंस मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर एक्सेट्रा, यानी कि हमारे डिपार्टमेंट्स के जो हेड होते हैं। मिडिल मैनेजमेंट इज द लिंक बिटवीन द टॉप एंड द लोअर लेवल मैनेजमेंट, यानी कि ये ऊपर और जो सबसे नीचे हैं उनके बीच के, फिर से गलत इशारे हो जा रहे हैं, ये सबसे जो ऊपर होते हैं और जो सबसे नीचे होते हैं उनके बीच वाले होते हैं, मतलब ये लिंक करवा देते हैं। टॉप वालों को अगर सबसे नीचे वालों से बात करनी तो मिडिल वाले आ जाते हैं, लोअर वालों को टॉप वालों से बात करनी है तो ये मिडिल वाले के थ्रू जाते हैं। They are the subordinates to the top manager and superior to the first line managers. सेकेंड हो गया हमारा जो लास्ट है, थर्ड वाला, लोअर सुपरवाइजरी ऑपरेशनल। इसके 3 नाम है, आप कोई भी याद कर सकते हो और आपके एग्जाम में इन तीनों में से कोई भी आ सकता है, तो आपको तीनों ही याद करना है, कोई भी ना याद करना है। लोअर लेवल, सुपरवाइजरी लेवल, ऑपरेशनल लेवल। ऑपरेशन कौन सा होता है, मतलब कि जो सबसे नीचे हमारा जो काम चल रहा है वो हमारा ऑपरेशनल लेवल कहलाता है। सुपरवाइजर जो होते हैं हमारा, इस वजह से हम सुपरवाइजरी लेवल कहते हैं, जो हमारा लोअर लेवल यानी कि सबसे नीचे वाला हो गया उसको हम कहते हैं।
इसमें आता कौन कौन है? कंसिस्ट ऑफ फोरमैन, सुपरवाइजर्स, सुपरिटेंडेंट्स, ये सारे लोग हमारे आते हैं इसमें। लोअर लेवल मैनेजर्स डायरेक्टली ओवरसी द एफर्ट्स ऑफ द वर्क फोर्स, देयर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द लिमिटेड अकॉर्डिंग टू द प्लान्स ऑफ द मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट के प्लान के अकॉर्डिंग इनकी जो अथॉरिटी है, इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो हम तय करते हैं। और इनका काम क्या होता है? जो हमारी वर्क फोर्स है, जो हमारे लेबर्स है, जो हमारे वर्कर्स है, उनका ध्यान रखना, उनको देखना कि कौन क्या काम करेगा कि या फिर कौन क्या काम कैसे क्या हो रहा है, वो सारी चीज़ें ये देखने वाले हैं। इसी तरीके से हमारे जो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो हो जाते ख़त्म, और हमने तीनों लेवल निकाल दिए हैं। लेवल सब के निकलेंगे, ये भूलना नहीं है। और अब हम बात करने वाले हैं हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जो हमने डेफिनेशन में सबसे ऊपर पढ़ा था, जो हमारे 5 फंक्शंस थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये आपको रट जानी चाहिए। प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग इज द फंक्शन ऑफ डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू एंड हु शुड डू इट, यानी कि आपको पहले से प्रिपेयर करने का था। प्लानिंग जैसा नाम वैसा काम, कि हम प्लान कर रहे हैं कि हमें कब क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, कि कौन करेगा, ये सारी चीज़ें। जैसे कि आपके बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, व्हाट टू डू क्या करना है, पढ़ाई करनी है। व्हेन टू डू क्या कब करना है, अभी करो, नहीं तो एक दिन पहले करोगे तो टपक जाओगे। हाउ टू डू कैसे करना है, इस लेक्चर को आप देख रहे हो, बस हो रहा है और क्या करना है। हु शुड डू इट आप ही को करना है, बिकॉज आपका ही एग्जाम है। ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? हमारा एक मैनेजमेंट का फंक्शन होता है जो कि बताता है असाइनिंग ड्यूटीज, ग्रुप टास्क, एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी एंड एलोकेटिंग रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट अ स्पेसिफिक प्लान, यानी कि हमने प्लानिंग में जो भी प्लान बनाया है कि हम गोल्स को कैसे अचीव करेंगे, कौन कब कहाँ कैसे क्यों करेगा, उन सारी चीज़ों के लिए जो भी हमारे पास रिसोर्सेज आने वाले हैं, जो भी लोग होने वाले हैं, उन लोगों को, उन रिसोर्सेज को कलेक्ट करना हमारे प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए। आपके एग्जाम्पल पे आपके बोर्ड एग्जाम है, आपने सब प्लान बना लिया कैसे क्या करना है। अब आप रिसोर्सेज ढूंढोगे कि कौन से क्वेश्चन बैंक सॉल्व करने हैं, कौन से क्वेश्चंस को देखना है, कौन से टीचर को देखना है, कौन से टीचर को देखना है। इसका सोल्यूशन मैं ही बता देता हूँ, सिर्फ मुझे देखना है और किसी को ना देखना। जी हाँ, इंग्लिश और आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसके लिए आप किसी और को देख सकते हैं, बट कॉमर्स के लिए 3 सब्जेक्ट मुझे आप देखिए बस। और क्या सारी चीज़ें होने वाली, एलोकेटिंग रिसोर्सेज, ये सारी चीज़ें हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आ जाती हैं। स्टाफिंग क्या है? दिस फंक्शन कंसर्न विथ फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, यानी कि राइट पर्सन राइट जॉब। स्टाफिंग के लिए ये कीवर्ड आपको याद रख लेना है, राइट पर्सन राइट जॉब। अगर स्टाफिंग डेफिनेशन में ये चीज़ नहीं लिखोगे तो आपके नंबर गारंटीड कटने वाले हैं। ये चीज़ लिख दोगे, नंबर नहीं कटेंगे। स्टाफिंग बोले तो पहले कुछ भी कहानी लिख दो, लास्ट में ये लिखना ना भूलना, राइट पर्सन राइट जॉब, ये आपका कीवर्ड है। राइट पर्सन राइट जॉब मतलब कि सही काम के लिए सही इंसान। किसी को फाइनेंस की नॉलेज है तो आप उसको क्या नाम से रोटी बनाने के लिए नहीं बैठा सकते, किसी को कुकिंग का नॉलेज है तो आप उसको फाइनेंस में नहीं बैठा सकते। तो ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। डायरेक्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ सुपरवाइजिंग, मोटिवेटिंग, लीडिंग एंड कम्युनिकेटिंग विद द सबऑर्डिनेट्स टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, यानी कि जो भी हमारे जो सबऑर्डिनेट्स हैं, जो भी हमारे लोग हैं, उनके जो दुख दर्द पीड़ा है, उन सारी चीज़ों को बात करना, उनको मोटिवेट करना, उनको लीड करना, ये हमारा काम आ जाता है हमारे डायरेक्टिंग का। कंट्रोलिंग क्या कहता है? कंट्रोलिंग द टास्क ऑफ कंट्रोलिंग इन्वॉल्व्स एस्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस, मेजरिंग करंट परफॉर्मेंस, कंपेयरिंग इट विद द एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शंस, यानी कि आपने अपना स्टडी प्लान बनाया, आपने मेरा यूट्यूब चैनल ढूंढ लिया, उसको सब्सक्राइब कर लिया, उसके बाद आपने ये हाँ तय कर लिया कि हाँ यही टीचर बढ़िया है, इससे मैं पढ़ लूँगा। अब कंट्रोलिंग में आप क्या करोगे कि आप एक गोल सेट करोगे, मुझे बोर्ड्स एग्जाम में 95% लाना है। ये क्या हो गया आपका एस्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, ये हो गई आपकी एस्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। या फिर आप दूसरी तरीके से क्या कर सकते हो, मुझे दिन में 10 घंटे अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए देने हैं, मुझे 10 घंटे पढ़ाई करनी, ये हो गया स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस। मेजरिंग आप क्या करोगे कि आप डेली कितना पढ़े, पता चला मेजर करने चले तो आप दिन भर में 10 घंटे का 10 मिनट पढ़ रहे हो, वो भी ये लेक्चर अभी 24 मिनट का हुआ है तो मान लो 24 मिनट पढ़ रहे हो, और उसको कंपेयर करोगे किससे कि आपने 10 घंटे का गोल बनाया था बट आप अभी पढ़े कितना हो 24 मिनट। तो ये होता है आपका कंट्रोलिंग। और इससे क्या करोगे आप, टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। अब आप अपना इंस्टाग्राम को करिए बंद, सोशल मीडिया से लीजिए ऑफ, और सारे जो दोस्त हैं, महिला मित्र हैं, पुरुष मित्र हैं, इन सबको कहिए कि भैया मिलना हमसे अप्रैल में। तो ये हो गया आपका कंट्रोलिंग का प्रोसेस, या फिर आपका मैनेजमेंट के जो 5 फंक्शंस हैं, ये आपको आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अब हमारा आ चुका है चैप्टर का लास्ट टॉपिक, जो कि होने वाला है हमारा कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन से पहले मैं थोड़ा पानी पी लूँ क्योंकि मेरा गला सूख रहा है।
तो टॉपिक नंबर 4 कोऑर्डिनेशन क्या कहता है? कोऑर्डिनेशन इज अ प्रोसेस बाय विच अ मैनेजर synchronizes द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स टू अचीव द कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। कोऑर्डिनेशन यानी कि सारे जो 5, मान लीजिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में 5 डिपार्टमेंट्स हैं, उन 5 डिपार्टमेंट्स को सिंक्रोनाइज करना, जो कहते हैं ना लिप सिंक, जैसे टिकटॉक या फिर म्यूजिकली वगैरह में जो लिप सिंक होता था कि जो गाना बज रहा है और जो आपका मुंह लिप सिंक हो रहा है, मुंह ऐसे ऐसे हो रहा है, तो उसको सिंक करना, उसको कहते हैं सिंक्रोनाइजिंग, सिंक करना। सिंक शॉर्ट फॉर्म हो गया, सिंक्रोनाइजिंग थोड़ा सा बड़ा हो गया। तो उसी जो हमारे 5 डिपार्टमेंट्स हैं उनको सिंक करना, यानी कि जो भी वो काम कर रहे हैं वो यहाँ आने के लिए, ये आपका पॉइंट है। ये जो 5 है, पता चला एक इधर जा रहा, एक इधर जा रहा है, कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जाने की जगह आपको यहाँ पे आना है। तो सब लोग ऐसे होकर सिंक्रोनाइज करके सबको इधर ही जाना है, ये हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स है। तो जब एक मैनेजर इसी चीज़ को सिंक्रोनाइज करता है, सारे डिपार्टमेंट को सिंक्रोनाइज किया और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स की तरफ इनको मतलब कहा कि इधर ही तरफ जाना है, इसी को हम कोऑर्डिनेशन कह सकते हैं। यानी कि ये सारे एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, सिंक्रोनाइज्ड वे में काम कर रहे हैं। यहाँ पे आपका सिंक्रोनाइजिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, ये लाइन आपकी हो जाती है डेफिनेशन के लिए एक की वर्ड या फिर की लाइन, जिससे आपको मार्क्स मिलेंगे। इट इज़ द फोर्स डैट बाइंड्स ऑल द अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि ये जितने भी सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है उसको बाइंड करता है, उनको 5 फंक्शंस है उसको एक तरह रख के बाइंड करके बांध के रखता है। नेचर एंड फीचर्स क्या है कोऑर्डिनेशन के? ये हमारा परवेसिव होता है, ग्रुप एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है हमारे, ये हमारा कंटिन्यूअस प्रोसेस है। यानी कोऑर्डिनेशन ऐसा नहीं कि यहाँ पहुँच गए भैया तो ख़त्म, अब सब अपना ऐसे ऐसे जाओ, तो ऐसे ऐसे नहीं जाना है, आपको यहीं आना है और आगे बढ़ना है। यूनिटी ऑफ एक्शन को इंश्योर करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ और मैनेजर, जितने भी मैनेजर्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमारे एम्प्लॉयज़ जो हमारे सबऑर्डिनेट्स हैं उनके बीच कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। डेलिब्रेट फंक्शन हमारा ये एक होता है। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस, हमें चाहिए कि उसकी ज़रूरत क्या है। फंक्शनल डिफरेंशिएशन क्या कह रहा है ये? एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स विच हैव इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग बाय लिंकिंग देयर एक्टिविटी, यानी कि हमारे जो सारे डिपार्टमेंट्स हैं उनके पास वो इंडिपेंडेंट है कि मतलब कि मान लीजिए कोई फाइनेंस डिपार्टमेंट, तो उनको फाइनेंस का काम संभालना है, वो प्रोडक्शन पे ध्यान नहीं देंगे। तो इसी चीज़ को एकाग्र करना है कि जो हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट वो भी कहीं ना कहीं ऐसे फाइनेंसिंग करे कि कहीं ना कहीं हमें प्रोडक्शन बूस्ट हो, जिससे कि हमें प्रॉफिट हो और हमारी फर्म जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ हो। तो ये कह रहा है growth in size integrates individual goals with organizational goals to achieve organizational efficiency as organization grow in size, यानी कि जो हमारे इंडिविजुअल गोल्स होते हैं सबके अपने अपने जो गोल्स, जो अभी मैंने समझाया फाइनेंस और प्रोडक्शन वाला एग्जांपल लेके, तो इनके जो गोल्स हैं उनको एकाग्र करना, यानी कि ये जो 5 लोग हैं इनका गोल्स एक करना और यहाँ पे पहुँचना है इन 5 लोग को। तो इससे क्या होगा, कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हो जाएगा। और जब ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव होता है तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो साइज़ में ग्रो करती है और सबके जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कहीं ना कहीं वो भी सेटिस्फाई हो जाते हैं। स्पेशलाइजेशन integrates efforts of various specialists in the organization which avoids conflicts, यानी कि जो हमारे मल्टीपल जो स्पेशलिस्ट हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनके जो एफर्ट्स हैं उनको इंटीग्रेट करता है, जिससे कि हमारा जो कन्फ्लिक्ट होने के जो चांसेस है वो रिड्यूस हो जाते हैं या फिर वो अवॉइड हो जाते हैं एक तरीके से। अब हमारा एक तरीके से लास्ट टॉपिक है क्या? हाँ, लास्ट टॉपिक है। तो लास्ट टॉपिक पे आ चुके हैं इस चैप्टर के, जो कि है कोऑर्डिनेशन इज एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, एक बार भी नहीं, ये कई बार पूछा गया है। ये लास्ट टॉपिक आ जाए तो कहीं ना कहीं बच्चे इसको क्या कर देते हैं, इग्नोर। और इग्नोर करना वही हो गया कि जैसे आपकी क्रश आपको इग्नोर करती है, खैर उस बात पे नहीं जाते हैं। तो कोऑर्डिनेशन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट कैसे हो गया हमारा? सबसे पहला पॉइंट हमें लिखना है नीडेड इन ऑल मैनेजमेंट फंक्शंस। दूसरा पॉइंट क्या है, इसमें 2 ही पॉइंट ही हैं, नीडेड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट के लिए हमारा मैनेजमेंट अगर कहीं हो रहा है तो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन ज़रूरी क्यों है, एसेंस क्यों है, इंपॉर्टेंट क्यों है? तो इसमें 2 चीज़ें। पहली बात, नीडेड इन ऑल मैनेजमेंट फंक्शंस, यानी कि मैनेजमेंट के जितने भी 5 फंक्शंस हैं उन सारी चीज़ों में हमें कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है। और जितने भी मैनेजमेंट के 3 लेवल्स हैं, जितने भी क्या 3 लेवल्स, जो हमारे 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं इसमें भी कोऑर्डिनेशन चाहिए, और जो 5 फंक्शंस हैं इसमें भी कोऑर्डिनेशन चाहिए। अब इंडिविजुअली उसको एक्सप्लेन कर देंगे और आपको मार्क्स मिल जाएगा। कैसे करेंगे?
प्लानिंग में क्या चाहिए, कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑर्गेनाइजेशनल प्लान एंड डिपार्टमेंटल प्लान, यानी कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का जो प्लान है और जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का प्लान है और जो डिपार्टमेंट्स का प्लान है उसको कोऑर्डिनेट करना है, यानी कि उन सारे के जो प्लान से कहीं ना कहीं वो कॉमन गोल्स में डेवलप हो जाएं। ऑर्गेनाइजिंग रिक्वायर्ड बिटवीन अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, हमें अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी में हमारा क्या चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। स्टाफिंग क्या होता है, टू अचीव बैलेंस बिटवीन जॉब रिक्वायरमेंट एंड क्वालिटीज़ ऑफ पर्सनल, यानी कि जो हमें कैसी जॉब मतलब मान लीजिए आपको CFO चाहिए तो उसको फाइनेंस का अगर ए भी नहीं पता है तो वो क्या करेगा CFO के जॉब पे मतलब पोस्ट पे बैठ करके। तो जो हमारी जॉब है उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उसको लेंगे, वो हो गया। और जो हमारा आदमी है जिसको हम जॉब देने वाले हैं उसकी जो क्वालिटीज़ हैं उसको मैच करवाने, उसके बीच में हमारा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। वो कोऑर्डिनेशन होगा तभी हमारा स्टाफिंग जो है वो अच्छे से हो पाएगा। डायरेक्टिंग क्या है, डायरेक्टिंग में क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन बिटवीन सुपरविजन, मोटिवेशन एंड लीडरशिप। हम जो हमारे मैनेजर्स हैं, जो हमारे लोग हैं जो सुपरवाइज कर रहे हैं, जो मोटिवेट कर रहे हैं और लीडरशिप दिखा रहे हैं, इन तीनों चीज़ों पे हमारे कोऑर्डिनेशन हो जाए, यानी कि ये तीनों चीज़ कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी होनी चाहिए, सिंक्रोनाइज्ड होनी चाहिए। सिंक्रोनाइजिंग का जो कीवर्ड है ये आपको भूलना नहीं, आंसर पे जाए लिखते जाओ, आपको कीवर्ड है, मार्क्स मिल जाएंगे। कंट्रोलिंग में कैसे होगा, इंश्योर एक्चुअल रिजल्ट कन्फर्म टू एक्सपेक्टेड रिजल्ट, यानी कि जो हमारा एक्चुअल रिजल्ट है और जो हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट है उसके बीच में एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, यानी कि उसी के लिए हमें काम करना चाहिए। मान लीजिए आपको 10 घंटे पढ़ना है और आप इंस्टाग्राम चला रहे हो तो ये आपको कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ रहा है आपके जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स है, और आप पता चला सुबह से उठ के पढ़ रहे हो और आपका 10 घंटे का गोल है, तो आप कहीं ना कहीं आप कोऑर्डिनेशन बैठा रहे हो अपने जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है और जो अभी प्रेजेंट रिजल्ट है उसके बीच में। अब आ चुका है हमारा नीडेड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। हमारे मैनेजमेंट में 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, तो इनके तीनों में इंडिविजुअली कोऑर्डिनेशन कहाँ कैसे लगेगा उसको जानते हैं। टॉप लेवल पे कोऑर्डिनेशन टू इंटीग्रेट एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर अकम्प्लिशिंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अकम्प्लिश करने के लिए जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी है उसके बीच में हमें कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट करना पड़ेगा। मिडिल लेवल में कोऑर्डिनेशन ऑफ द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट सेक्शंस एंड सब सेक्शंस, यानी कि जो हमारे सेक्शंस हैं मिडिल लेवल वाले और जो सब सेक्शंस हैं उनके बीच में हमारा एक कोऑर्डिनेशन बैठना चाहिए। लोअर लेवल में क्या करेंगे, लोअर लेवल कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ द वर्कर्स टू इंश्योर द प्रोग्रेस ऑफ वर्क, यानी कि जो हमारा गोल है और जो लोग काम कर रहे हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तभी हमारा जो काम का जो प्रोग्रेस है वो होता रहेगा। यहाँ पे हमारा जो है चैप्टर होता है ख़त्म। इससे पहले कि आप वीडियो को बंद करिए मेरी बात सुन लीजिए, नहीं तो मैं अल्टीमेट वेपन यूज़ कर लूँगा। अल्टीमेट वेपन क्या है वो मैं बताऊँगा कमेंट्स में जब कोई पूछेगा। और अगर यहाँ तक आप वीडियो देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर में भी चैप्टर नंबर 2 ही होगा, 1 के बाद 2 ही आता है, सीधी सी बात है। तो क्लास 11th का अगर आपका कोई जान पहचान में है उसका भी 1 शॉट रिवीजन आ रहा है तो उसको भेज दीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट। जो नोट्स हैं वो आपको नहीं मिलेंगे, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, कमेंट करना होगा, ये 4 काम करो तब फ्री में ले जाना। और टेलीग्राम चैनल पर आपको नोट्स मिल जाएंगे सेम डेट जिस दिन आप ये वीडियो पब्लिश किया हूँ मैं। आप क्या करेंगे, मैं किया हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले चैप्टर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें। जय हिंद।